Pawar, and in today's session we are going to continue discussing the exception handling topic. So I'm going to start sharing my screen now. And now let's go back to the program that we had seen in our previous session. So this was the program that we had seen in order to demonstrate the use of throw keyword. मैंने तुम लोगों को बताया था कि थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में किसी भी एक्सेप्शन को ना रेज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सपोज जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन को रेज कर रहे थे. नाउ लेट्स कंसीडर कि हम लोग यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को रेज करना चाह रहे हैं. So IO exception is also a predefined class in case of Java. ये भी एक predefined class है. As you can see there, मैंने उसको import कर दिया है वहाँ पे. ठीक है. तो क्या लिखा है यहाँ पे? Import java.io exception and then यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ going to throw IO exception. तो एग्जैक्टली आईओ एक्सेप्शन कब आता है उससे हम लोगों को अभी उससे हम लोगों को कोई उसके साथ हम लोग अपना कोई रिलेशन नहीं है अभी के लिए. जैसे मैंने कहा था, मुझे सिर्फ बोला गया था कि सिर्फ आईओ एक्सेप्शन अपने कोड में ऑकर होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस इज द कोड दैट वी वुड बी राइटिंग. whenever an exception is to be thrown, we will always be creating object of that exception related class and we'll be throwing that object. बट जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया डिस्पाइट इंपोर्टिंग आईओ एक्सेप्शन क्लास, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर डिस्प्ले किया जा रहा है. अब जरा देखते हैं यहाँ पे कि ये कंपाइल टाइम एरर क्यों डिस्प्ले हो रहा है. लुक एट द मैसेज नाउ. अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन. अब ये एरर देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे. अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन. अब क्वेश्चन ये आता है कि आईओ एक्सेप्शन के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है. जब हम लोगों ने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो किया था तब तो कंपाइलर ने ऐसा कोई एरर नहीं दिया था कि इस एक्सेप्शन को कैच करना या डिक्लेयर करना कंपलसरी है करके. बट आईओ एक्सेप्शन के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है. नाउ इफ you could remember the diagram that I had shown you for exception class hierarchy, अगर उस डायग्राम को अगर तुम लोग रिकलेक्ट कर पाओ तो उस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो तुम लोग कि null pointer exception is an exception which comes under the category of unchecked exceptions, whereas IO exception is an exception which comes under the category of checked exceptions. वो डायग्राम कभी भी तुम लोग रेफर करके देख सकते हो. null pointer exception अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है, whereas जो आईओ एक्सेप्शन है वो चेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है. तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि व्हाई आईओ एक्सेप्शन इज बीइंग टर्म्ड एज चेक्ड एक्सेप्शन. में इसके बारे में तुम लोगों को आने वाले सेशन में बताऊंगा. एंड नाउ यू कैन सी द रीजन हियर. जैसे ही कंपाइलर को पता चल गया कि अपने प्रोग्राम में आईओ एक्सेप्शन आने वाला है या आईओ एक्सेप्शन आने के चांसेस है, एज यू कैन सी देयर कंपाइलर ने यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर दिया हम लोगों को कि इस आईओ एक्सेप्शन को हमें हैंडल या डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन. सी, चेक्ड एक्सेप्शंस आर सच एक्सेप्शंस, है ना, which must either be handled or declared in your code, and if programmer does not do so, compiler will not allow the program to get compiled. Compiler will keep on showing you compile time error. Checked exceptions ऐसे exceptions होते हैं जिनको handle या declare करना 100% mandatory होता है, और अगर प्रोग्रामर इनको handle या declare नहीं करेगा तो compiler ही प्रोग्राम को compile नहीं होने देगा. So this point is very very important here. ये बहुत ही important point है यहाँ पे कि IO exception यहाँ पे जो है वो checked exception की कैटेगरी में आ रहा है, और checked exceptions ऐसे exceptions होते हैं जिनको handle या declare करना यूजर को मैंडेटरी होता है, डेवलपर को मैंडेटरी होता है. यहाँ पे ना ही हम लोगों ने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया. हैंडल कैसे करते हैं एक्सेप्शन को? बाय मेकिंग यूज ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक. तो हैव वी मेड यूज ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक हियर? तो आंसर इज नो. हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इश्यू आ रहा है. तो हैंडल करना मतलब ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना. तो सर फिर डिक्लेयर करना मतलब क्या होता है? अब मैं बताता हूँ डिक्लेयर करना क्या होता है. तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लियरली ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लूं
तो एज यू कैन सी देयर, अब वहां पे कंपाइल टाइम एरर वहां से हट चुका है। मतलब क्या किया हम लोगों ने, माना कि मेरे प्रोग्राम में चेक एक्सेप्शन आने वाला था, बट उस चेक एक्सेप्शन को मैंने ऑलरेडी हैंडल किया हुआ है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, चेक एक्सेप्शन यूज करके ऐसे सिचुएशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है which are very important to be addressed by developer, है ना। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इजीली। अरिथमेटिक एक्सेप्शन अवॉइड करना है, नंबर को 0 से डिवाइड मत करो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन अवॉइड करना है, नल रेफरेंस यूज करके मेथड को कॉल मत करो। बट आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये ऐसे एक्सेप्शन है जो जिनके प्रोग्राम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो ऐसे सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सिचुएशंस प्रोग्राम में मैक्सिमम टाइम्स आ सकती हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज एक्सेप्शंस आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ चेक्ड एक्सेप्शंस। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लिया है यहाँ पे, एज यू कैन सी देयर कंपाइल टाइम एरर यहाँ से हट चुका है। एंड एज यू कैन सी प्रोग्राम रन भी हो रहा है वहाँ पे। एंड ये जो थ्रोन बाय मी, ये जो मैसेज हम लोग कैच ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर रहे थे, दैट मैसेज इज ऑल्सो गेटिंग डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो चाहे तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ। एज यू कैन सी देयर आउटपुट में एंड ऑफ मेन वगैरह भी प्रॉपरली लिख के आ रहा है। तो डू समथिंग को हम लोगों ने कॉल किया, डू समथिंग में आईओ एक्सेप्शन को थ्रो किया गया, उसको डू समथिंग मेथड के अंदर ही कैच किया गया, उसका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आल्सो गॉट एग्जीक्यूटेड। एंड दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक, राइट, ताकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेप्शन को हैंडल करना, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। बट नाउ क्वेश्चन कम्स अप कि सर आपने बोला था कि या तो इस चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा या तो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, आइदर हैंडल इट और डिक्लेयर इट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिक्लेयर करना मतलब क्या? डिक्लेयर करना मतलब यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड। सो द मोमेंट आई हैव सेड दिस थ्रोज एक्सेप्शन, एज यू कैन सी देयर, इस लाइन पे जो कंपाइल टाइम एरर आ रहा था वो हट चुका है यहाँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि थ्रोज कीवर्ड का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे किस पॉइंट को अचीव कर लिया। सी, बाय मेकिंग यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड हियर we have in a way told compiler that I am aware of occurrence of IO exception here, or say I am telling you that IO exception might occur here and I have taken note of it ना, मेरा ध्यान है इस तरफ कि यहाँ पे IO exception आ सकता है, I have taken note of it, and इसीलिए अब कंपाइलर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा। तो इन अ वे बाय राइटिंग थ्रोज IO एक्सेप्शन हम लोगों ने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया है कि IO एक्सेप्शन डू समथिंग मेथड के अंदर आ सकता है। 100% आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ IO एक्सेप्शन वहां पे आ सकता है, इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ से तो कंपाइल टाइम एरर हट चुका है, बट नाउ एज यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस कि अब मेन मेथड में एरर आना स्टार्ट हो चुका है। अब डू समथिंग मेथड को जहां से हम लोग कॉल कर रहे हैं वहां पे एरर, क्या एरर है देख लेते हैं। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर कर दिया ना, तो फिर से यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने अब तक जब भी एक्सेप्शन आया था हम लोगों ने स्टैक ट्रेस देखी थी, है ना, जहां से मेथड को कॉल हुआ और जहां पे एक्चुअल में मेथड के अंदर एक्सेप्शन आया, दोनों जगह पे एक्सेप्शन आया ऐसे स्टैक ट्रेस में दिखाया जाता है, मेन के अंदर भी और मेथड के अंदर भी। तो मेथड के अंदर तो तुम लोगों ने एक्सेप्शन को मैनेज कर लिया बाय डिक्लेयरिंग इट, बट मेन से उस मेथड को कॉल किया जा रहा है, तो उसके लिए मेन के सामने भी तुम लोगों को थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू विल डू दिस, एज यू कैन सी देयर नाउ, अब यहाँ पे कोई भी इश्यू कंपाइल टाइम एरर तो एटलीस्ट नहीं है। लेट्स रन दिस, एज यू कैन सी देयर गोइंग टू थ्रो IO एक्सेप्शन, और उसके बाद IO एक्सेप्शन को थ्रो किया गया। सी, थ्रोज कीवर्ड यूज करके हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे IO एक्सेप्शन आने के चांसेस है, बट हम लोगों ने उसे हैंडल नहीं किया। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट इट वुड ऑलवेज बी बेटर आइडिया टू हैंडल द एक्सेप्शन रादर देन डिक्लेयरिंग। बट यस, थ्रोज कीवर्ड का ये पर्टिकुलर यूज तो जावा में दिया हुआ है कि उसे यूज करके हम लोग एटलीस्ट कंपाइलर को बता सकते हैं दैट बीइंग अ प्रोग्रामर आई एम
aware of this situation that this particular exception might occur in my program. So I just hope कि तुम लोगों को checked exception and throws keyword इन दोनों का यहाँ पे यूज समझ में आ गया हो, ठीक है. And now we are going to move towards such a concept of exception handling which has been added in Java 8. तो अब जो हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो कंसेप्ट है जावा 7 में ही इस कंसेप्ट को जावा में ऐड किया गया. सो नाउ which concept are we talking about? Let's have a look at that concept. So I'm going to close the current project and I'm going to start with the new one. मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. One next, I'll say I'm going to name the project as try resources demo. I don't want main class to be created. I'll create it after this. इसको पहले start कर लेते हैं. Let's go to source packages. तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक पैकेज लेके आना चाहूंगा. I'm going to name this package as form.application. और इस form.application पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास लेके आ रहे हैं यहाँ पे. So I'm going to name this class let's say writer demo. ये मैंने क्लास को नाम दे दिया यहाँ पर. ये writer demo class यहाँ पे created है. As you can see, it belongs to form.application package. And inside this writer demo class, I'm going to put a method called as write data. write data नाम की एक मेथड हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. So let me tell you one thing at this point only कि अब जो हम लोग कोड लिखने वाले हैं, ये कोड एक्चुअली इनपुट आउटपुट जो टॉपिक हम लोग आगे जाके देखेंगे, फाइल हैंडलिंग टॉपिक इन केस ऑफ जावा, उससे रिलेटेड थोड़ा सा कोड है ये, है ना. बट डेफिनेटली देयर इज अ बिग कनेक्शन विद द एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है. सो राइट डेटा. अब ये राइट डेटा मेथड किस लिए? यूजिंग दिस राइट डेटा मेथड, ये जो स्ट्रिंग str में जो भी डेटा आएगा मेरे पास, उस डेटा को मैं मेरे मशीन पे एक फाइल के अंदर राइट करना चाहूंगा, ठीक है. मुझे इस डेटा को मेरे मशीन के अंदर एक फाइल में बना हुआ इस फाइल के अंदर राइट करना चाहूंगा. सी whenever you are going to perform such kind of operations where you will be writing some data into the file or whenever you will be reading data from file, यहाँ पे हमेशा IO exception आने के चांसेस होते हैं. और अब भी हम लोग देख चुके हैं कि IO exception is nothing but a checked exception, है ना. और IO exception checked exception है, इसलिए it would be mandatory for me to either handle it or declare it. And obviously we all know कि सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि हम लोग उसको प्रॉपरली हैंडल करें, ठीक है. अब ट्राई ब्लॉक में आ जाते हैं और जस्ट ट्राई ब्लॉक के ऊपर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ फाइल राइटर क्लास. फाइल राइटर क्लास का एक रेफरेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ फाइल राइटर क्लास, ठीक है. और अब हम लोग इस फाइल राइटर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे. एंड ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैं यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करूंगा दैट आई वुड वांट माय फाइल टू बी क्रिएटेड इनसाइड पर्टिकुलर फोल्डर. तो मैं एक बार फोल्डर का नाम यहाँ से सही से देख लेता हूँ. lecture_prgms, and then I want that file to be named as abc.txt, ठीक है. ये मैंने फाइल को नाम दे दिया. So now this file writer object is going to work with this particular file. इस particular file के साथ ये काम करेगा. What data do we want to write here? हम लोग यहाँ पे इसके राइट मेथड को कॉल करके ये जो str जो स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पे पास करके रखी है,
उसमें जो डेटा आएगा उस डेटा को हम लोग वहां पे राइट करना चाहेंगे। एंड वंस द डेटा हैज बीन रिटन वी विल से फाइल राइटिंग। ऐसे मैसेज हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहेंगे। ठीक है, फाइल राइटिंग कंप्लीटेड। ओके, एंड इनकेस अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो फिर उसको कैच करने के लिए ये वाला पार्ट ऑलरेडी है ही सही। ओके, सो राइट डेटा मेथड इज रेडी नाउ। सो विल डू वन थिंग, हम लोग यहाँ पर एक और क्लास लेके आएंगे। ऑब्वियसली दिस क्लास इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मेन मेथड। So the first thing that we'll do is we'll create object of writer demo class. ठीक है, एंड देन इसके थ्रू हम लोग इस राइट डेटा मेथड को कॉल करेंगे। I'll pass some code here. Hi, how are you? Some message here. Now this message is to be written inside this particular file abc.txt. Let's run the code. Everything seems fine. There is no compile time error here. चलो कोड को रन कर देते हैं। As you can see there, वहां पे लिख के आ गया फाइल राइटिंग कंप्लीटेड। चलो ई ड्राइव में हम लोग जाके देख लेते हैं उस प्रोग्राम फोल्डर के अंदर whether such file has been created here. So as you can see there, this is the file abc.txt. Let's open the file. But now as we can see there, the file got created. फाइल तो क्रिएट हो गई बट फाइल के अंदर डेटा नहीं दिखाई दे रहा हम लोग को। तो अब क्वेश्चन आता है कि फाइल के अंदर डेटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज जब भी हम लोग फाइल fw.write जब हम लोगों ने बोला था, द डेटा गॉट सेव्ड इनटू द मेमोरी। मेमोरी में जो बफर एरिया बन गया था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए हमेशा बफर एरिया का यूज किया जाता है। तो डेटा मेमोरी में चला गया बट डेटा हार्ड डिस्क पे जो फाइल बनी उसमें स्टोर नहीं हुआ। अगर वो करना है तो हम लोगों को बफर को क्लोज करना पड़ेगा एंड देन उसके लिए बफर को फ्लश करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इस फाइल राइटर की क्लोज मेथड को कॉल करना जरूरी है। जब तक क्लोज मेथड कॉल नहीं होगी तब तक बफर फ्लश नहीं होगा, बफर फ्लश नहीं होगा तब तक डेटा फाइल के अंदर नहीं जाएगा। सो नाउ मैं इस abc.txt फाइल को डिलीट कर देता हूँ एंड विल रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन। और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। लेट्स सी दिस। देखो फाइल बन गई है एंड नाउ एज यू कैन सी डेटा स्टोर हो गया। मतलब यहाँ पे मुझे इस बात को याद रखना पड़ेगा कि मुझे इस फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट को क्लोज भी करना है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। सपोज यहाँ पे बिफोर क्लोजिंग फाइल राइटर ऑब्जेक्ट इन दो स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ जाता, आईओ एक्सेप्शन। तो तुम लोग इन दो स्टेटमेंट्स में से किसी भी एक्सेप्शन में आईओ एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ से सीधे जंप कर जाओगे किस पे? कैच ब्लॉक पे। विच मीन्स फाइल राइटिंग, ये फाइल राइटर को जो क्लोज करने वाला ऑपरेशन है वो तो परफॉर्म होगा ही नहीं। और मैं तो चाहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्शन आने दो या एक्सेप्शन ना आने दो, फाइल राइटर तो क्लोज होना ही चाहिए। इफ दिस इज टू बी डन, व्हाट शुड वी डू? ऑब्वियसली हम लोग ऐसे टाइम पे किसके पास जा सकते हैं? फाइनली के पास जा सकते हैं, क्योंकि फाइनली ब्लॉक का काम ही क्या होता है? एक्सेप्शन आने दो या एक्सेप्शन ना आने दो, फाइनली इज ऑलवेज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम लोग फाइनली के अंदर फाइल राइटर को क्लोज करेंगे सो दैट एक्सेप्शन आने दो या ना आने दो, फाइल राइटर का क्लोज होना 100% है ना, सेटिस्फाई किया ही जाएगा। बट जैसे ही मैंने fw.close लिख दिया फाइनली के अंदर, फिर से वहां पे कंपाइल टाइम एरर आना स्टार्ट हो गया। अब ये एरर क्या है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी ट्रू। मतलब क्लोज मेथड को कॉल करते वक्त भी आईओ एक्सेप्शन आ सकता है। अब ऑलरेडी हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक से बाहर आ चुके हैं, तो अब ऊपर का ट्राई कैच ब्लॉक इस एक्सेप्शन को मैनेज करने में अपनी मदद नहीं करेगा। मतलब फिर से मुझे इस ट्राई कैच, इस fw.close मेथड के कोड को या fw.close स्टेटमेंट को फिर से मुझे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सेट कर
करना पड़ेगा एंड देन करस्पॉन्डिंग एक्शन लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ इट इज सेट प्रॉपरली। अब इसको रन करो, प्रोग्राम वुड रन एंड देन यू विल बी एबल टू सी द डेटा ऑल्सो। डेटा भी हम लोग देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, पहले जरूर आ रहा था, अब कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं। बट नाउ द पॉइंट हियर इज, डोंट यू थिंक, तुम लोगों को नहीं लगता कि एक फाइल राइटर को क्लोज करने के लिए हम लोग कितना सारा कोड लिख रहे हैं यहाँ पे? फाइनली ब्लॉक लिखा, फिर फाइनली ब्लॉक में fw.close को भी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल दिया। देखने जाए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड दिख रहा है। तो क्या इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो आंसर इज यस, सॉल्यूशन इज देयर, सॉल्यूशन डेफिनेटली है अपने पास। तो आप क्वेश्चन आता है कि सर फिर सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? सॉल्यूशन है दैट यू गो फॉर ट्राई विथ रिसोर्सेस, या ट्राई विथ रिसोर्सेस स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स अप, कैसे सर? अब देखते हैं कैसे। Now what we are going to do here is, we are going to put pair of brackets in front of try and then हम लोग अपने कोड को कुछ ऐसे चेंज कर देंगे। और जैसे हम लोगों ने ये काम किया है, अब मुझे फाइनली ब्लॉक की जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली रिमूव दिस कोड। तो सर एग्जैक्टली क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने ट्राई के सामने पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लगा दिए और फिर जिस रिसोर्स को तुम लोगों को ऑटोमेटिकली क्लोज करना था, जिसको तुम लोग अलग से क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, ऑटोमेटिकली जिस रिसोर्स को क्लोज करना था, उस रिसोर्स को, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का कोड मैंने इस ट्राई ब्लॉक के ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस? सिंपल कंसेप्ट है कि नाउ ये जो fw ऑब्जेक्ट फाइल राइटर का, नाउ इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ रिसोर्स एंड जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अब इस रिसोर्स को JVM खुद क्लोज कर देगा। हम लोगों को उसे क्लोज करने का कोड लिखने की जरूरत नहीं। लेट्स चेक whether this thing is running properly। मैंने abc.txt फाइल को डिलीट कर दिया, वहां पे mymain.java में गए। लेट्स रन दिस कोड। फाइल राइटिंग कंप्लीटेड लिख के आ रहा है, जाके देख लेते हैं क्या abc.txt फाइल बन गई। तो यस, क्या उसमें डेटा अवेलेबल है? तो अगेन आंसर इज यस। तो एज यू कैन सी दैट कि वो जो अलग से हम लोगों को फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट को क्लोज करने की जरूरत पड़ रही थी, है ना, और उसके लिए इतना ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था, उसको हम लोगों ने इन अ वे शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट वे में कैसे अचीव कर लिया। एंड ये जो ट्राई ब्लॉक अब तुम लोगों के सामने दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ट्राई विथ रिसोर्सेज। ये अपना ट्राई विथ रिसोर्सेज स्टेटमेंट है या ट्राई विथ रिसोर्सेज ब्लॉक। So I just hope that you people have understood this कि अब ये जो फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट है fw, this is going to get closed automatically। ये ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, हम लोगों को इसे अलग से क्लोज करने की जरूरत नहीं। So this point is very very important here। I just hope कि तुम लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। And with this knowledge in mind, now we are going to have a look at the last part available in as far as exception handling is concerned in our syllabus। We are going to have a look at user defined exception। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये कि अब तक हम लोगों ने जितने भी एक्सेप्शन रिलेटेड क्लासेस देखे, ऑल ऑफ दोज क्लासेस वर द प्री डिफाइंड क्लासेस। ये सारे पहले से ही बने हुए क्लासेस थे जावा में। अब हम लोग अपने खुद की एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करेंगे। नाउ चॉइस अपनी है कि हम लोग अपने एक्सेप्शन को चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहेंगे या अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूं कि मेरे क्लास ने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना चाहिए, तो नाउ द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर कि हम लोग यहाँ पे एक चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूंगा
which is going to be a parameterized constructor. तुम लोग देख सकते हो जहां जो एक स्ट्रिंग पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा, एंड ये जो स्ट्रिंग पैरामीटर होगा ये होगा तुम्हारे एक्सेप्शन का मैसेज, जिसे हम लोग सुपर बोल के अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, मतलब इस एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास पास करेंगे। ठीक है, तो नाउ एज एक्सेप्शन क्लास इज रेडी फॉर मी। लेट्स चेक कि इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे। I'm going to name this class as say mymain2. से मैं यहाँ पे मेन मेथड को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एक और क्लास हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। आई एम गोइंग टू नेम दिस क्लास एज वोटर। इस क्लास का नाम दूंगा वोटर। तो वी डोंट वांट आवर वोटर्स एज टू बी लेस देन 18। अगर वोटर की एज लेस देन 18 हो गई तो मैं मेरे प्रोग्राम को कंटिन्यू ही नहीं होने देना चाहता, मैं चाहूंगा कि वहां पे एज एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एज मेथड को एज एज अ डेटा मेंबर लेके रखा हुआ है, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड वन मेथड हियर, पब्लिक वॉइड चेक एज। हम लोग चेक एज करके मेथड यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लेके आ जाते हैं यहाँ पर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, and then ये check age method. Now inside this check age method, we will check if age is less than 18. तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एज एक्सेप्शन आ जाए, है ना। एंड उसका मैसेज कुछ ऐसे होना चाहिए, एज मस्ट बी बिटवीन 18 age must be, or we can say greater than 70। ऐसे कुछ भी मैसेज हम लोग लिखना चाहेंगे। Else I would say you are eligible for voting, ऐसा मैसेज हम लोग लिख देंगे। Now as you can see there age exception यहाँ पे आ रहा है, एंड एज एक्सेप्शन जो क्लास हम लोगों ने बना के रखा है ये तो एक चेक्ड एक्सेप्शन है, और चेक्ड एक्सेप्शन अगर आने के चांसेस है तो इट वुड बी मैंडेटरी फॉर मी कि इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल या डिक्लेयर किया जाए। तो आप, जैसा मैंने कहा था, चॉइस अपनी है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहेंगे। ओके, सो आइदर वी डू दिस, या तो थ्रोज लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट हाँ जहां से हम लोग कॉल कर रहे हैं वहां पे हम लोगों को प्रॉपरली इसे मैनेज करना पड़ेगा। विल गो टू mymain2, और यहाँ पे हम लोग वोटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। वोटर v1 आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट्स एज एज से 17, एंड देन वोटर v2 वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट्स एज एज से 23, and then here I'm going to call the methods v1.checkAge and then v2.checkAge। हम लोग इन दो मेथड्स को यहाँ पे, या तो पहले मैं v2.checkAge को कॉल करूंगा और फिर हम लोग v1.checkAge को कॉल करेंगे। ठीक है, दोनों में भी एरर आ रहा है, बराबर है, एरर तो आएगा क्योंकि चेकएज मेथड के अंदर तो हम लोगों ने एक्सेप्शन को मैनेज किया हुआ है डिक्लेयर करके, बट यहाँ पे best way would always be to go for what? try catch block। बेस्ट तरीका तो यही होगा कि हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करें और ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू ये देखें कि कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है और उसका कौन सा मैसेज हम लोगों को डिस्प्ले करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। सो नाउ द मोमेंट वी आर गोइंग टू कॉल चेकएज वाया v2 की, यहाँ पे v2 की एज चेक की जाएगी, which 23 is not less than 18, so you are eligible for voting should be displayed on screen।
जैसे ही हम लोग v1 के थ्रू चेक एज को कॉल करेंगे, अब यहाँ पे v1 की एज चेक की जाएगी, v1 की एज तो 17 है, 17 is less than 18, which exception would be thrown here? एज मस्ट बी ग्रेटर देन 17 ना, ये एज एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा जिसमें ये मैसेज होगा। अब उस थ्रोन एक्सेप्शन को कैच करने का काम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, और जो भी मैसेज है वो स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स रन दिस। एज यू कैन सी देयर, सबसे पहले क्या लिख के आ गया? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, दिस इज बीइंग टोल्ड अबाउट V2 वोटर, एंड अब V1 के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। So I just hope that you people have understood how can we create our own exception class, how can we throw the related exception, and then how would we be able to manage it using try catch and throws. And I guess अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि थ्रो कीवर्ड जावा में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर डेवलपर खुद का एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो फिर वो एक्सेप्शनल सिचुएशन आई है या नहीं ये फाइंड आउट करने का काम भी किसका होगा? डेवलपर का ही होगा। जेवीएम उससे फाइंड आउट नहीं कर सकता, एंड इसीलिए डेवलपर को ये पावर दे के रखी है कि इफ डेवलपर वांट्स, डेवलपर कैन हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रो द रिक्वायर्ड एक्सेप्शन। सो at this point I can say that yes, we have completed all the concepts related with exception handling. Thank you.